मॉर्निंग, आपका दिन बहुत मंगलमय हो, अच्छा हो। चलिए, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था उसकी बातचीत हम करेंगे। अच्छा सुन लो भाई, मैं वो बता देता हूँ। 2KClO3, यहाँ से तुम्हारे पास में 2KCl + 3O2, ठीक है। अच्छा 490 ग्राम दिया हुआ था, क्या बताओ मुझे। 490 ग्राम KClO3 दिया हुआ था, और उससे कितना मोल ऑक्सीजन मिल रहा था बताओ मुझे, कोई भी स्टूडेंट बोल के। चलो भाई देख लो, यहाँ पे तुम्हारे पास में 4 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है। तो सबसे पहले बताओ कि यहाँ पे ये तुम्हारे पास में प्रतिशत शुद्धता वाला न्यूमेरिकल्स था ना, ये प्रतिशत शुद्धता वाला, ठीक है। हाँ, इसके 5 मोल है। हाँ, O2 के 5 मोल प्राप्त होती है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम तुम्हारा जो है वो है, मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, एक चीज यदि यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम 2 तरीके से कर सकते हो। वैसे तो अपने पास में प्रतिशत शुद्धता कैसे निकाल रहा था मैं, जरा देखो कितना पार्ट यहाँ पे रिएक्शंस में भाग लेता है, W रिएक्टेड अपॉन कितना भाग उसका दिया हुआ है। W यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिवन, और मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं 100 लिख रहा हूँ। कितना भाग रिएक्शंस में पार्ट लेगा, कितना भाग रिएक्शंस में पूरा दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई में 100 से करूंगा। दिया हुआ तो मुझे पता है 490 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन वास्तव में कितना भाग इसमें उपयोगी है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालोगे, तो ये तुम उत्पाद की सहायता से निकालोगे भाई। यहाँ पे तुम यदि सिंपल तरीके से देखो तो इसका तुम मोल भी निकाल सकते हो। देखो मोल कैसे निकालोगे, 490 डिवाइड बाई 122.5। बच्चे बोलते सर ये कहाँ से आ गया, ये इसका मोलर द्रव्यमान है KClO3 का। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में 4 मोल निकल के आ रहा है। अब जरा तुम सोच के देखना, ये 100% शुद्ध है या फिर नहीं, ये चेक कैसे करूंगा मैं। तो अभिक्रिया को देख के तुम क्या बताओगे, यहाँ पे देखो जरा, अभिक्रिया को देख के मैं बताऊंगा कि 2 मोल KClO3 से तुम्हारे पास में 3 मोल ऑक्सीजन बनना चाहिए भाई। ये अभिक्रिया को पढ़ने का तरीका था अपने पास में। 2 मोल KClO3 से 3 मोल ऑक्सीजन का बनना चाहिए। अच्छा मान लो मेरे पास में 1 मोल KClO3 होता, तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि यार 3/2 मतलब 1.5 मोल ऑक्सीजन बनता, ठीक है। लेकिन वास्तव में है कितना तुम्हारे पास में, 4 मोल KClO3 मेरे पास में दिया हुआ है, और उसके हिसाब से मैंने क्या करा, मैंने 3/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 कर दिया। तो यहाँ पे 6 मोल ऑक्सीजन का बनना चाहिए था। 6 मोल ऑक्सीजन बनना चाहिए था वास्तव में, यदि वो 100% शुद्ध होता तो। लेकिन यहाँ पे 5 ही मोल बन रहा है, इसका मतलब वो 100% शुद्ध नहीं है। अब मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो मुझे पता चल गया कि वो 100% शुद्ध नहीं है। 100% यदि शुद्ध होता तो यहाँ पे 6 मोल ऑक्सीजन का निर्माण होता, लेकिन मैंने देखा यार यहाँ पे 5 ही मोल कैसे बन रहा है। तो मैंने फिर दिमाग लगाया कि जहां से मैं खरीद के लाया हूँ 490 ग्राम को, वो 490 ग्राम वास्तव में 100% शुद्ध नहीं है। अदरवाइज तो मेरे पास में 6 मोल आना चाहिए था, और मेरे पास में आ रहा है यहाँ पे 5 ही मोल। तो मैंने बोल दिया ये 100% शुद्ध नहीं होगा। अब मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, तो तुम ऐसे निकालते हो। देखो एक छोटी सी बात से तुम निकाल सकते हो। आप लोग जरा बताओ कि 5 मोल बन रहा है, वो कितने मोल से बनेगा भाई। 6 मोल के लिए तो 4 मोल आवश्यक है, तो तुम 5 मोल के लिए तो निकाल सकते हो। तो ये तो मैंने पहचान लिया, इसका कोई यूज नहीं है, ये छोड़ो, इसको नहीं देखोगे तो भी चलेगा। अपना काम देखो क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 मोल ऑक्सीजन के लिए, 3 मोल ऑक्सीजन के लिए आवश्यक KClO3। 3 मोल बनाना हो तो तुम्हें पता है KClO3 के कितने मोल आएंगे, कौन बताएगा भाई। 3 मोल के लिए कितने मोल आएंगे, अभिक्रिया को पढ़ के देखना है। मुझे बताओ कौन बताएगा 3 मोल के लिए KClO3 के कितने मोल आएंगे। बहुत बढ़िया, खूब सारे बच्चों ने हाथ खड़े करे। स्वरूप पाल बताएगा मुझे कितने मोल बेटा, 2 मोल, बिल्कुल ठीक बोले तुम। अच्छा मैं तुम्हें यदि ऐसा पूछता हूँ
कि 1 मोल यदि तुम्हें ऑक्सीजन के लिए आवश्यक KClO3 के मोल कितना होगा? 2/3। बिल्कुल सही बोले। लेकिन एक्चुअल में ऑक्सीजन बन कितने मोल रहा है, जरा ध्यान से देखो। 5 मोल बन रहा है। तो यदि मेरे पास में 5 मोल ऑक्सीजन बन रहा है तो आप लोग बताएं मुझे क्या करूं। मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा यहाँ पे 2/3 और मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। तो क्या मैं इसको 10/3 लिख दूं? 10/3 मोल मुझे आवश्यक है। 10/3 मोल मुझे आवश्यक है और 10/3 मोल ने ही अभिक्रिया करी है। कितने मोल में से? 4 मोल में से। अब तुम प्रतिशत शुद्धता बता सकते हो, परसेंटेज प्योरिटी। अब देखो बच्चों मेरे, या तो तुम देखो द्रव्यमान लिख सकते हो, जैसे W रिएक्टेड अपॉन W गिवन। तो ये जो मोल आया है 10/3, इसे तुम मोलर द्रव्यमान KClO3 से गुणा करके उसका द्रव्यमान निकाल सकते हो। लेकिन तुम मोल के रूप में भी काम में ले सकते हो, ठीक है। तो ये वो तो मुझे अनुपात लिखना है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जरा देखो, अब भाई मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे W रिएक्टेड की जगह में जो रिएक्टेड मोल है वो भी लिख सकता हूँ और नीचे जो दिए गए मोल है वो भी लिख सकता हूँ। तो कितने मोल्स ने अभिक्रिया करी वास्तव में, ये कौन बताएगा मुझे? 10/3 मोल ने अभिक्रिया करी, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। और बेटा मुझे बताओ कि कितने मोल तुम्हारे पास में इसके दिए हुए थे? 4 मोल। कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने। और मल्टीप्लाई क्या कर दो बताओ बेटा? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 1000/12 मैंने लिखा है, कितना आ रहा है? 1000/12 83.33 आ रहा है। और यदि कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं करना चाहे तो वो क्या करेगा बताओ मुझे। देखो, कोई यदि स्टूडेंट ऐसे नहीं करके वो कह रहा है सर मैं तो द्रव्यमान के रूप में बात करूंगा, तुम वैसे कर सकते हो, तुम्हें वैसे अच्छा लगता है तो कि सर हमें तो ये फॉर्मूला अच्छा लगता है। परसेंटेज प्योरिटी जो हमने लिखा उसमें जो आपने W रिएक्टेड लिखा था कि कितना है वो रिएक्शंस कर चुका है और कितना तुम्हारे पास में दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई में 100 करूंगा। तो मैंने कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें मोल पता चल गए, 10/3 मोल अभिक्रिया कर रहे हैं इसके। तो 10/3 मोल को मल्टीप्लाई कर दो 122.5 से, और यहाँ पे जो द्रव्यमान दिया था तुम्हें वो 490 दिया था, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई तुम 100 कर दो। अब यहाँ से भी जब तुम करोगे तो वही 83.33 आएगा। तो दोनों में से तुम मोल भी रख सकते हो, क्योंकि यार अनुपात है तो अनुपात में जो मोलर द्रव्यमान है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले को कट कर देगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कितना प्रतिशत शुद्ध है ये बताओ मुझे। 490 जो दिया हुआ था वो 490 वास्तव में पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। यदि 490 ग्राम यदि पूरा का पूरा शुद्ध होता तो यहाँ पे 5 मोल ऑक्सीजन नहीं बनता, फिर 6 मोल बनता। लेकिन कुछ उसमें अशुद्धता है, उसकी वजह से वास्तव में 5 ही मोल बन रहे। तो 490 में कुछ मिलावट है, तो 490 पूरा KClO3 नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब कोई पूछ ले कि सर 490 में से कितना KClO3 है, तो 490 का तुम 83.33% निकाल दो। जो अमाउंट निकल के आएगा मैं आपको बता देता हूँ, 490 मल्टीप्लाई 83.33, 408 तुम्हारे पास में यहाँ पे एक्चुअल में 408.31 ग्राम है, वो एक्चुअल में इसका अमाउंट है। बाकी जो तुम्हारे पास में है वो उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई है। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। प्रतिशत लब्धि, ठीक है। प्रतिशत लब्धि का एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप नोट कर लीजिए। वास्तविक लब्धि डिवाइड बाय सैद्धांतिक लब्धि मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 लिख रहा हूं।
होती क्या है प्रतिशत लब्धि, तो आपको मैं छोटे से देखो एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। मान लो तुम्हारे पास में ऐसा कोई मशीनरी है, ऐसी कोई मशीन है, और यहाँ पे उसमें तुम यहाँ से उसमें इनपुट दे रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें प्रोडक्ट मिल रहा है जिसे मैं आउटपुट बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे पास में आउटपुट हो गया। प्रतिशत लब्धि का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास में यहाँ पे तुमने कोई भी 100 ग्राम, मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास में कोई टेक्सटाइल की मशीन है और उसमें 100 ग्राम फाइबर तुमने एंटर करवाए, फाइबर का मतलब धागा, और वहां से तुम्हारे पास में जो उत्पाद बन के आएगा, मान लो कपड़ा निकल के आ रहा है, ठीक है, तो कपड़ा मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास में 70 ग्राम ही निकल के आया, तो 30 ग्राम का क्या हुआ, 30 ग्राम धागा कहाँ चला गया। तो ऐसा मान लो कि कुछ मशीन में ऐसे स्टैंडर्ड होंगे जिसमें वो कह रहा है कि इतना लंबाई का धागा होगा, उसी से कपड़ा बनेगा, बाकी छोटे वाले धागे कपड़ा बनाने में नहीं भाग लेंगे। तो वो जो धागे है वो मशीन में जो भी उसमें लगा है उसके थ्रू बाहर हो गए होंगे, जो उपयोग में आने वाले धागे हैं वो ही आगे जा रहे हैं तुम्हारे पास में, या कुछ धागे कहीं फंस गए होंगे, कुछ पहले से रिजेक्ट हो गए होंगे, कुछ टूट गए होंगे, तो इस वजह से 100 ग्राम में से तुम्हारे पास में 70 ग्राम बाहर निकल के आ रहा है। अच्छा, 100 ग्राम से 100 ग्राम बाहर निकल गया था तो मैं बोलता 100% लब्धि है, मतलब जितना देखो, एक चीज है सैद्धांतिक और एक है वास्तविक। जैसे यहाँ पे अपन बातचीत करते हैं बैठ के, अपन नोटबुक में पेन से लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो सारा सैद्धांतिक है, अपन सिद्धांतों पे काम करते हैं, जो भी थ्योरी दी हुई है उसके अनुसार अपन काम करते हैं। वास्तविक का मतलब जो तुम्हारे पास में लेबोरेटरी में या फैक्ट्री में या मशीनरीज के साथ काम होता है वो वास्तविक है। तो अपन यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे और वो वास्तव में कैलकुलेशन होगी, उसमें फर्क होगा। जैसे मान लो यहाँ पे तो मैं 100 ग्राम यदि धागा एंटर करवाऊंगा तो मान के चलूंगा कि 100 ग्राम बाहर निकल के आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो ना तो मशीन है ना कुछ और है, हम तो डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो मशीन पे काम कर रहा है वो वास्तव में देख रहा है चीजों को कि 100 ग्राम डालने पे 70 ग्राम बाहर निकल के आया। तो प्रतिशत लब्धि तुम्हारे पास में तो वास्तविक चीजें हैं, उसको सैद्धांतिक अपने वाली चीजों से भाग देना है, मल्टीप्लाई शो करना है। ऐसे ही अभिक्रियाओं में होगा। अभिक्रिया देखो कैसे लिखी जाएगी, सुनो भाई सभी लोग, एक न्यूमेरिकल्स में आपको लिख के बता रहा हूँ। CaCO3 मान लो यहाँ पे ये ब्रेक होता है और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। सुनना बेटा ध्यान से, ठीक है। अब जैसे मैंने लिया कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 40 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है, कैल्शियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है, तो प्रतिशत लब्धि बताइए। अब ये जो डेटा लिखा गया है ये किसी ना किसी फैक्ट्री में मान लो कोई काम कर रहा होगा और वहां पे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उसने लिया था और वहां पे 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है उसको। तो ये वास्तविक डेटा है, वास्तविक गणना है ये उसकी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो पहले से करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, सुना भाई ध्यान से, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। तो मैंने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट मान लो टूट रहा है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, यहाँ पे यदि मैं मोल निकालना चाहूंगा, देखो जरा, सबसे पहले 100 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे मैंने 1 मोल निकाला। अभिक्रिया को देख के सभी बच्चों को पता चल रहा होगा कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट के तुम्हारे पास में 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड तथा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जरा अभिक्रिया को पढ़ के देखो, बच्चों को पढ़ना मैंने सिखाया है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट टूटने पे 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड तथा 1 मोल CO2 का निर्माण होता है। अच्छा, तुम्हें एक ही मोल दिया हुआ है वास्तव में, 100 ग्राम का मतलब GM/mm से तुमने मोल निकाला, 1 मोल निकल के आ रहा है, और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होने पे 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे रस समीकरण नीति की गणना भी लगा सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल बटा 1 बराबर कैल्शियम ऑक्साइड के मोल बटा 1। तो कैल्शियम ऑक्साइड के मोल बताओ मुझे, प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड के मोल 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड के मोल, ऐसे लिख सकते हो तुम। तो इसका भी 1 ही मोल होगा।
अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड की प्राप्त मात्रा की यदि बात करूं मैं, तो भैया 1 मोल से कितना होगा बताओ मुझे। 1 मल्टीप्लाई 56, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में 56 ग्राम। ये तो मैंने यहाँ पे पेन का यूज करके गणना की है, मैं कोई मशीन वगैरह पे काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो तुम्हारे पास में सैद्धांतिक काम हो रहा है सारा का सारा। मैं कोई नहीं सोच रहा मशीन के बारे में कि कहाँ पे तुम्हारे पास में फोल्ड है, कहाँ पे धागा अटक रहा है, कौन से धागे की साइज छोटी है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहा। मैं तो सिर्फ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 56 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन वो कह रहा है 40 ग्राम ही बना। मैं पूछा भैया ऐसा क्यों हुआ, उसने कहा कि कुछ उसमें फोल्ड आए होंगे, कुछ अशुद्धियां होगी या कुछ और होगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि प्रतिशत लब्धि कितनी है वो बताओ मुझे। उसने कहा सर प्रतिशत लब्धि के लिए तो फॉर्मूला बता चुके हम, वास्तविक वाला ऊपर लिख दो, सैद्धांतिक वाला नीचे लिख दो, बटा 100 कर दो। तो बच्चों तुम निकाल के बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे प्रतिशत लब्धि। तुम निकालोगे, देखो मैंने लिखा ये 40 ग्राम वास्तविक, ये 56 ग्राम सैद्धांतिक है, और मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो 71.42। अच्छा मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास में 40, सुनना ध्यान से सभी लोग जवाब दोगे, 40 ग्राम से, सुनना बेटा सभी लोग, यदि मान लो मेरे पास में 40 ग्राम से कम, मान लो 30 ग्राम लिखता मैं, तो 30 ग्राम मिलता वास्तव में, तो मुझे बताओ प्रतिशत लब्धि बढ़ती या घटती, कौन बताएगा मुझे। हाँ जी बेटा। सर जल्दी बढ़ जाती। हाँ बिल्कुल, और मेरे पास में मान लो 50 ग्राम मिलता तो बढ़ जाती सर। बढ़ जाती, ठीक है। अच्छा फैक्ट्री के लिए कौन सी चीज है, प्रतिशत लब्धि ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। मान लो वो तो कोशिश करते हैं कि 100% लब्धि प्राप्त हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो जितना प्रतिशत लब्धि ज्यादा होगा उतना ही फैक्ट्री को क्या होगा, फायदा होगा। सिंपल सी बात समझ रहे हो, प्रतिशत लब्धि का मतलब क्या है। बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, इस टाइप की न्यूमेरिकल्स तुम कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग डाल के, मूलानुपाती मूलानुपाती सूत्र, इसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला, इसको मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा बेटा, E.F से, इस तरीके से लिखा कराएगा। चलो सेकेंड है मोलिकुलर फॉर्मूला, अणु सूत्र में लिख देता हूं यहाँ पे, इसको बोलते हो मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा M.F से। सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखते हैं हम लोग, पहला तो एरो बना के लिखो इस तरीके से, यहां पे लिखो सभी लोग, मूलानुपाती सूत्र मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में, मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में परमाणु के सरलतम अनुपात को बताता है। सरलतम अनुपात को बताता है। सेकेंड एरो बना के लिखो, अणुसूत्र किसी यौगिक में परमाणु की वास्तविक संख्या को बताता है।
वास्तविक संख्या को बताता है। यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है तो बताए मुझे, जो मैंने लिखा है उसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक मैंने जो लिखा है इसमें किसी स्टूडेंट को यदि डाउट है तो बताए। हाँ जी बेटा बताओ। सर वास्तविक संख्या की जगह वास्तविक अनुपात लिख सकते हैं? वास्तविक संख्या की जगह वास्तविक अनुपात लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई जल्दी से, अणुसूत्र किसी यौगिक में परमाणु की वास्तविक संख्या को बताता है और मूलानुपाती सूत्र क्या करता है, उसमें सरलतम अनुपात को बताता है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कुछ मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, सुनना बेटा ध्यान से। तुम यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, इसके एग्जाम्पल्स लिखूंगा मैं यहाँ पे उसका मैं मोलिकुलर फॉर्मूला लिखूंगा, जैसे m.f से लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं उसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूंगा, E.F से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से सुनना तुम। सबसे पहला मान लो मैंने लिखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैंने कोई एग्जांपल आपको दिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बच्चों को फॉर्मूला पता है, मैं लिख देता हूं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने लिखा, इसका तुम्हारे पास में जो फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O2, और वास्तविक संख्या को बता रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु है। ये वास्तविक संख्या होगी। अच्छा, इसको सरलतम अनुपात में कैसे बदलूंगा, तो ऐसे किसी भी संख्या से भाग दे दो जिसे दोनों में भाग जा रहा हो। तो मैंने इसको 2 से भाग कर दिया। 2 से भाग करने पे ये तुम्हारे पास में बिल्कुल सरलतम अनुपात में निकल के आ गया। यहाँ पे H1O1 या HO लिख दो, तो इसका ये सरलतम अनुपात हो गया। वास्तविक अनुपात तो ये है H2O2, ये वास्तविक संख्या में बता रहा है और वो उसके सरलतम अनुपात को बता रहा है। मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ग्लूकोज। भैया ग्लूकोज के बारे में तुम्हें पता है पहले से, उसका जरा अणुसूत्र निकाल के बताइए। तो तुमने बोला सर C6 होगा, H12 होगा और यहाँ पे O6 होगा, इस तरीके से। तो मैंने कहा ये तो तुम्हारे पास में वास्तविक संख्या वाला हो गया सिस्टम। यदि तुम सरलतम अनुपात में लिखना चाहोगे तो किसी एक नंबर से भाग दो, तो बच्चा कहेगा सर मैं 2 से भाग दूंगा, लेकिन 2 से भाग देने के बाद में भी और सरलतम बन सकता है। तो मैं इसमें डायरेक्ट 6 का भाग दे देता हूँ। तो 6 का भाग देने पे क्या बनेगा, ये कार्बन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 1 हो जाएगा। इससे ज्यादा सरलतम नहीं हो सकता। सरलतम का मतलब जो सबसे सरल रूप है उसका, वो आपको लिखना है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे एग्जांपल था तुम्हारे पास में, यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था और यहाँ पे उसका इंपेरिकल फॉर्मूला था। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखा, मैंने लिखा बेंजीन। चलो भैया बेंजीन का भी देख लेते हैं। यार बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग बताइए मुझे जरा। C6H6। कोई बोलेगा सर इसको 2 से भाग दे दूं, तो 2 से भाग देने में C3H3 आएगा, वो सरलतम नहीं है, उसमें फिर 3 का भाग और जाता है। कोई बोले सर 3 का भाग दे दूं तो C2H2 आएगा, वो भी सरलतम नहीं है। तुम 6 का भाग लगाओ डायरेक्ट इसमें, तो यहाँ पे तुम्हारा उसमें CH हो गया। इससे ज्यादा सरलतम ये नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तुम हिंदी में लिखना भैया, बेंजीन को ऐसे लिख लेना तुम, ये बेंजीन है और ये तुम्हारे पास में एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला तुम्हें होता है वो बता देता हूं मैं। CH3 यहाँ पे COOH होता है, और बेटा इसी को ही तुम लिख सकते हो C2H4O2। मैंने परमाणु को इकट्ठा करके लिख दिया, तो C2H4O2 इसमें 2 का भाग जा रहा है। इस तरीके से लिख के देखना है तुम्हें। तो यहाँ पे तुम्हारे उसमें C हो गया 1, हाइड्रोजन हो गए 2 और ऑक्सीजन हो गया 1। बिल्कुल ठीक है। एक जरा एग्जाम्पल और लिखे। तुमने लिखा बेटा मीथेन, ये तुम्हारे पास में हो गया CH4। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, कार्बन एवं उसके यौगिक। और इसका सरलतम रूप क्या होगा भैया,
तो यहाँ पे देखो 2 का 3 का 4 का किसी का भाग नहीं जा रहा, तो इसका सरलतम रूप यही हो जाएगा, CH4 इसका सरलतम रूप होगा। अब इसके लिए मैं एक रिलेशन लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, देखो तुम जरा वो तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताना मुझे। मैंने क्या करा है, अणुसूत्र को किसी ना किसी संख्या से भाग देके उसका मूलानुपाती सूत्र निकाल दिया मैंने। अच्छा वापस से सोच के देखो कि मूलानुपाती सूत्र को मैं उसी संख्या से गुणा कर दूं तो क्या अणुसूत्र आ जाएगा? तो मैंने बोला ठीक बिल्कुल आ जाएगा। कैसे देखो कैसे आ जाएगा, HO लिखा है उसको 2 से गुणा करो तो H2O2 आ जाएगा। CH2O को लिखा है 6 से गुणा करो तो C6H12O6 आ जाएगा। अरे यहाँ पे देखो CH लिखा है, CH यहाँ पे लिखा हुआ है और CH को 6 से गुणा करो तो C6H6 आ जाएगा। CH2O लिखा है तो उसको आप किससे गुणा करोगे? 2 से गुणा करो। CH4 को 1 से गुणा करो। तो एक मैं यहाँ पे रिलेशन निकाल के दिख रहा हूँ, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें प्राप्त हो सकता है जब तुम क्या करो, उस नंबर से गुणा कर दो किसको? एम्पेरिकल फॉर्मूले को। एम्पेरिकल फॉर्मूले को तो उस नंबर से गुणा कर दो। मैंने बोला वो नंबर क्या हो सकता है, तो तुम बोल रहे हो सर 0 तो होगा नहीं, वो नंबर 0 का तो कोई रोल ही नहीं यहाँ पे। तो मैंने बोला फिर क्या हो सकता है, तुम बोले कि 1 हो सकता है जैसे मीथेन वाला, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरीके से ये n का मान हो सकता है। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया बात होगी, तो मैं यदि इंपेरिकल फॉर्मूला में दे दूंगा तो क्या तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दोगे? कि सर ऐसे नहीं बता पाएंगे, आपको n का वैल्यू भी देना पड़ेगा। n का वैल्यू दे दो और इंपेरिकल फॉर्मूला दे दो, मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र बता पाऊंगा उसका। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में मूलानुपाती सूत्र CH है, सुनना बेटा, मूलानुपाती मेरे पास में CH मूलानुपाती सूत्र है और उसने बोल दिया कि n का वैल्यू 6 है तुम्हारे पास में, तो मैं बोलूंगा C6H6, ये तो बेंजीन है, ठीक है, तो दोनों का मुझे वैल्यू देना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद में दिमाग में ये चीज आती है n का वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैं बोला यार n का वैल्यू तुम देखो इस तरीके से निकाल सकते हो, ऊपर लिख लो तुम उसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर वेट निकाल दोगे, डिवाइड बाय, नीचे लिख लो आप यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट हिंदी में लिख सकते हो अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र का भार, अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र का भार। अच्छा कि सर यहाँ पे एक उदाहरण देके बताओ कैसे करेंगे हम, तो जरा देखो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे बेंजीन की बात करते, पर बेंजीन की बात करते, यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होगा, C6H6। अच्छा एम्पेरिकल फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला वो तुम्हारे पास में CH है, तो क्या यहाँ से मैं n का वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो। इसके लिए तुम्हें पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, अणुसूत्र से, तो C6H6 से तुम निकालोगे तो यहाँ पे जो निकल आएगा वो आएगा 78। देखो जरा, कार्बन है 6 और हाइड्रोजन 6। अच्छा नीचे तुम लिखो मूलानुपाती सूत्र का भार, तो CH लिखा हुआ है, तो CH में 12 + 1 13, तो तुम्हारे पास में 13 आ गया। तो यहाँ पे जो निकल जाएगा वो 6 निकल जाएगा, तो मुझे n का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो n भी निकाल सकता हूँ मैं, और जब n पता है तो मैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकता हूँ, उसका अणुसूत्र भी मैं निकाल सकता हूँ। चलो एक मैं आपको न्यूमेरिकल्स करके बताता हूँ, ठीक है, मतलब एक मैं बताऊंगा। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O हो तो उसका अणुसूत्र नहीं हो सकता। चलिए मैं कुछ ऑप्शन लिख रहा हूं यहाँ पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। फर्स्ट लिखा है मैंने बेटा C2H4O2। अच्छा मैंने लिखा है फिर CH2O। मैं लिखा है यहाँ पे C2H2O2। मैं लिखा है यहाँ पे C6H12O6। जो बच्चा बता सकता है वो हाथ खड़ा करे। सर सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। अच्छा ऐसा क्यों सोचा तुमने सी होगा बताओ? इसका ये वाला नहीं हो सकता अणुसूत्र। अच्छा फर्स्ट वाले में तुम्हें पता है कि यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं बोलूंगा तुम्हारे पास में n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, ये तो बेटा पता है आपको। अच्छा n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बोलो? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरीके से आगे। लेकिन यदि यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना देखो जरा। सर n का वैल्यू 2 होगा। फर्स्ट वाले में n का वैल्यू 2 होगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम। और सेकंड वाले में बेटा? सेकंड वाला सर सही नहीं है और डी होगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन डी होगा। हाँ ऑप्शन डी क्यों होगा? सर डी के अंदर 6 का मल्टीप्लाई कर CH2O में करना तो ये ऑप्शन आता है। अरे तो उसने पूछा है क्या? ये तो पढ़ ले तू, अणुसूत्र नहीं है ये पूछा है। अणुसूत्र से दूसरा और तीसरा नहीं है। दूसरे क्यों नहीं है भैया? एक से मल्टीप्लाई कर दे, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, मतलब दूसरा भी है। अच्छा मैंने पूछा क्या ये तो पढ़ तू, अणुसूत्र नहीं हो सकता वो जवाब देना है तुम्हें। तो यहाँ पे n का वैल्यू 6, इससे दे दे तू बता। तो यहाँ पे C2H2O2 जो C लिखा है वो इसका आंसर होगा कि ये नहीं हो सकता, और उसने यही तो पूछा है। ध्यान से पढ़े बेटा न्यूमेरिकल्स को। चलो भाई बहुत बढ़िया, यहाँ तक नोट करें सभी लोग। अब कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाने वाला हूँ, वो आप ध्यान से सुनोगे बेटा सभी लोग। एक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 57.8% कोमा सेकेंड है 33.6% एवं 38.6%। द्रव्यमान के अनुसार उपस्थित है, द्रव्यमान के अनुसार उपस्थित है यौगिक का वाष्प घनत्व। अच्छा वाष्प घनत्व क्यों देता है तो तुम्हें याद करना चाहिए कि वाष्प घनत्व मैंने पढ़ाया था, और मैंने बोला था कि किसी भी यौगिक का अणुभार तुम निकाल सकते हो वाष्प घनत्व से। यौगिक का वाष्प घनत्व 83 हो तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र बताइए। ये न्यूमेरिकल्स मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी लोग तुम करोगे। बाकी मैं जितना भी काम दूंगा वो तुम करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखो आपको दिया हुआ क्या है, कोई यौगिक है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसने बोल दिया है। अच्छा 57.8% उसमें कार्बन है, 3.6% उसमें हाइड्रोजन है और 38.6% उसमें ऑक्सीजन है, और उस यौगिक का वाष्प घनत्व इतना दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि दोनों सूत्र निकाल के बताओ। जरा कैसे निकालोगे जरा देखो। यहाँ पे देखना तुम्हें, सबसे पहली बात यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस तरीके से मेरे पास में 3 परमाणु है, आपने लिख लिए। अच्छा उसके बाद में प्रतिशत द्रव्यमान, ये आपको बेटा दिया हुआ है, आपको लिख लेना यहाँ पे। जिसका दिया हुआ है उसी के नीचे लिखे। कार्बन का तुम्हारे पास में 57.8
हाइड्रोजन का 3.6 और ऑक्सीजन का 38.6। बहुत बढ़िया। उसके बाद में मोल आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे यदि मैं मोल निकालना चाहूंगा तो मोल का तुम्हें पता यार कि द्रव्यमान के हिसाब से दिया हुआ है तो मैं इसको द्रव्यमान कंसीडर कर लूंगा, द्रव्यमान मान लूंगा मैं। तो यहाँ पे 57.8 द्रव्यमान का मतलब ग्राम के अंदर, तो GM/mm वाला फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पे तुम लिखो 12, 3.6 डिवाइड बाई यहाँ पे मैंने लिखा 1 और यहाँ पे 38.6 डिवाइड बाई मैंने लिखा यहाँ पे 16। तो सभी बच्चे एक चीज को ध्यान से सुने, मोल कितना आएगा वो एक बार निकाल के बताएं मुझे। जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है सभी लोग। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है। ये तुम्हारे पास में 4.8 आएगा, ये तुम्हारे उसमें 3.6 आएगा और ये तुम्हारे उसमें 2.4 आएगा। अब इसके बाद में क्या करना है, तुम्हें सरलतम अनुपात लिखना है। जो मोल आया उसका सरलतम अनुपात लिखना भाई। सरलतम अनुपात लिखने का मैं आपको अच्छा तरीका बता रहा हूं। 4.8 लिखा है, 3.6 लिखा है, 2.4, ये सरलतम अनुपात नहीं की। तो सरलतम अनुपात लिखने का तरीका, इसमें से सबसे जो छोटा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे छोटा नंबर 2.4 है, उस नंबर से सबको भाग दे दो आप। तो यहाँ पे 4.8 को तुमने भाग दिया 2.4 से, तो ये तुम्हारे पास में यहाँ पे 2 आ रहा है। 3.6 डिवाइड बाई 2.4, यहाँ पे तुम्हारे उसमें 3/2 आएगा। 2.4/2.4, यहाँ पे 1 आएगा। लेकिन ये सरलतम नहीं हुआ, अभी सरलतम नहीं हुआ क्योंकि 3/2 लिखा है। उस 3/2 को एक सिंगल डिजिट में चेंज करो। तो मैं सोचता हूँ सभी को 2 से गुणा कर देता हूँ ताकि 3/2 है वो 3 में बदल जाए। तो आप देखो अभी 2 × 2, ये तुम्हारे पास में यहाँ पे 4 हो गया। 3/2 × 2, यहाँ पे 3 हो गया। 1 × 2, यहाँ पे 2 हो गया। मान लो यहाँ पे ये 3/2 नहीं लिखा, वहां पे 3 लिखा होता, 2, 3, 1, तो मैं वहीं पर छोड़ देता उसको कि ये सरलतम अनुपात है। लेकिन कोई भी भिन्नात्मक है तो उसको भिन्नात्मक नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा उसको ठीक करें, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास में जो सरलतम अनुपात बन के आया है वो जरा सोचे। यहाँ पे तुम्हारे पास में ये 4, ये तुम्हारे पास में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे तुम्हारे पास में 2 लिखा हुआ है, ये सरलतम अनुपात है। अब यहाँ से मूलानुपाती सूत्र तुम बना सकते हो। जरा देखो कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र कैसे बनेगा। मूलानुपाती सूत्र में बना के दिखा रहा हूं। तो कार्बन के तुम्हारे पास में 4 परमाणु है, ये लिख दिए मैंने। हाइड्रोजन के तुम्हारे पास में 3 परमाणु है, ये भी लिख दिया मैंने। और ऑक्सीजन के तुम्हारे पास में 2 परमाणु, ये भी लिख दिया। अब ये हो गया उसका मूलानुपाती सूत्र। देख सकते हो ये सरलतम अनुपात में है, इससे ज्यादा सरलतम नहीं बन सकता। अब मुझे अणुसूत्र निकालना है, तो अणुसूत्र के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, जरा सोच के देखो। मुझे उस n की जरूरत पड़ेगी, कितने से गुणा करूं इसको ताकि अणुसूत्र निकल के आ जाए। अच्छा, इसका तुम मूलानुपाती भार निकाल दो यार। यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार कौन बताएगा, जरा निकाल के बताओ। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसका मूलानुपाती सूत्र भार कितना आएगा, हाथ खड़े करो। 83 आ रहा है, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, n का फॉर्मूला बताए, क्या लिखा था मैंने अभी, n का फॉर्मूला क्या था। mf मोलिकुलर फॉर्मूला वेट, ठीक है। मोलिकुलर वेट बोल दो तुम, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट मतलब मूलानुपाती सूत्र भार ऊपर अणु भार। अच्छा बताओ भाई, मॉलिक्यूलर वेट तुम कैसे निकालोगे, किसको पता है कि वाष्प घनत्व से मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा। हाँ जी बेटा, कितना लिखूं मॉलिक्यूलर वेट की जगह, 167। बिल्कुल ठीक बोला। और डिवाइड बाई किससे करूं मैं, 83 तो तुमने अभी निकाला वो है और 83 वाष्प घनत्व है, तो ये 166/83 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है क्या। अब जल्दी से बताओ तुम कैसे लिखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, n मल्टीप्लाई
बहुत बढ़िया। तो 2 मल्टीप्लाई कितना करोगे, C4H3O2। तो जरा लिख दो इसको ढंग से थोड़ा सा, C8H6O4। भाई ये बहुत मुश्किल काम है नहीं, बहुत आसान है। मैंने देखो क्या क्या करा, एक बार वापस से समझ लो। जो भी परमाणु दिए हुए हैं, इसमें कई बार क्या होगा कि 2 परमाणु दे देगा और तीसरा बोलेगा कि बाकी बचा हुआ तीसरा परमाणु का प्रतिशत है। तो प्रतिशत में क्या करोगे, 100 में से उन दोनों को माइनस कर दोगे तो तीसरे का अपने आप निकल के आ जाएगा। मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन का ये 38.6 नहीं देता तो मैं अपना आप निकाल सकता था। 100 में से ये दोनों माइनस कर दो, प्रतिशत तो 100 में से लिया जाएगा। उसके बाद में मोल निकालना है, मोल के बाद में उसका सरलतम अनुपात निकालना है। और सरलतम अनुपात यदि 3/2, 5/2, 7/2 इस तरीके से हो तो एक नंबर से सबको गुणा करके उसको सरलतम बना देना है तुम्हें। यदि पहले से ही मान लो 3, 2, 1, 1, 5, 3, 3, 4, 2 इस तरीके से हो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मूलानुपाती सूत्र पहले लिखा जाएगा। यदि मान लो न्यूमेरिकल्स में मूलानुपाती सूत्र तक ही पूछा गया तो तुम यहाँ तक लिख के छोड़ दो। लेकिन यदि अणु सूत्र के बारे में बातचीत कर रहा है तो तुम पहले n का वैल्यू निकालोगे, और n का वैल्यू निकालने के लिए मुझे उसका अणुभार आवश्यक होगा। अब अणुभार हो सकता है वो डायरेक्ट दे दे या फिर वो वाष्प घनत्व दे देगा। तो वाष्प घनत्व को 2 से गुणा करके तुम निकाल दो। वाष्प घनत्व उसका अणुभार निकालने के काम ही आता है। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ भाई सभी को क्लियर है या नहीं?